ठीक है, कि भाई ऑडिट जो है वो 100% गारंटी आपको दे देगी, सब चीजें सही है, एक एक अमाउंट सही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके ऑडिट करने के बाद भी ये हो सकता है कि भाई ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हो सकते हैं, उनमें मटेरियल वर्सेस स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, हो सकता है कि कंपनी में फ्रॉड हुआ हो, बिजनेस में फ्रॉड हुआ हो, आपको नहीं डिटेक्ट हुआ, आप उसे रोक नहीं पाए, आपको पता नहीं चला, कुछ ऐसी गलतियां थी जो आपको नहीं मिली, डिटेक्ट नहीं हुई, सब चीजें हो सकती है, सब चीजें पॉसिबल है और इसके रीजंस है। तो ये चीज आप लोग को जानने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि ऑडिट से हम किसी को गारंटी नहीं कर सकते कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरीके से 100% करेक्ट है। आ रहा है समझ में ये चीज? यस और नो? यस सर। ठीक है, वी हैव टू गो थ्रू द रीजंस कि भाई ऐसा है क्यों सर, लेकिन ऑडिट करने के बाद भी ऐसा है क्यों, तो वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, एक सबसे बड़ी जो परेशानी यहाँ पर है वो ये है कि एक बर्डन ऑफ कॉस्ट और टेस्ट चेक्स पे बेस्ड है इनसफिशिएंट टाइम है। इनको धीरे धीरे डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो बर्डन ऑफ कॉस्ट क्या होगा? देखो क्या होता है कि ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से चेक करने हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चेक नहीं करना है। आई होप यहाँ पे सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पता है, कि कल एक आध बच्चे नहीं भी थे क्लास में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको पता है यहाँ पे? यस और नो? यस है सर। ना? हाँ। तो अब क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं और अ, उसको आपको चेक करना है कि भाई ये सही बने हुए नहीं। तो खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने से तो काम चलेगा नहीं। आप वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अकाउंट्स इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, यू आल्सो हैव टू चेक दोज अकाउंट्स। ठीक है, वो भी आपको पूरी अकाउंटिंग चेक करनी है, आपको पूरी जर्नल एंट्रीज चेक करनी है, आपको सब्सिडरी बुक्स चेक करनी हो सकती है, आपको लेजर चेक करना हो सकता है, आपको ट्रायल बैलेंस चेक करना हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे फिजिकल इंस्पेक्शन के काम हो सकते हैं कि इन्वेंट्री कितनी है देख करके आए, स्टॉक कितना पड़ा है देख करके आए, कोई फिजिकल एसेट एक्चुअली में लोकेटेड है या नहीं है। ठीक है, बैंक से सही में लोन ले, तो बहुत सारे काम आपको करने हैं। ठीक है, अब ये इतना इन डेप्थ काम है क्योंकि देखो आप इस चीज को समझो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पीरियड के लिए प्रिपेयर करे जाते हैं, जो जनरली कितने टाइम का पीरियड होता है? कितने टाइम के पीरियड के लिए प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? 1 ईयर के। 1 ईयर। 1 ईयर। एक पूरे साल के लिए 12 महीनों के लिए होता है। तो हर एक दिन बिजनेस किया जा रहा है, हर एक दिन सेल हो रही है, हर एक दिन परचेज हो रही है, रोज नए ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और बहुत ह्यूज वॉल्यूम में ये चीजें हो रही हैं। तो जब और आपका ये पीरियड खत्म होगा, दैट इज ऑन, कब पीरियड कब खत्म होता है, अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है? ऑन 31st month। on 31st March, very good. So on 31st March, after when the 31st March, 31st March को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे, आफ्टर दैट द ऑडिट विल बी स्टार्टेड। तो अब 12 महीने में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए, क्या ये पॉसिबल है कि हम उन सारे ट्रांजेक्शन को, क्योंकि ऑडिट के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, महीने 2 महीने 3 महीने मिलेंगे, तो क्या इस टाइम में हम सारे ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं? संभव है? ये पॉसिबल है? यस और नो? इज इट नो सर। पॉसिबल? हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना चाहोगे तो बहुत बड़ी टीम चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए, है ना? एक जना नहीं कर पाएगा, आपको एक बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी जिनके ऊपर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि इस काम को अगर इन डेप्थ करना हो तो बहुत बड़ी टीम चाहिए, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर अपने स्कोप को लिमिटेड कर देगा, अपने काम को लिमिट कर देगा और यहाँ पे ऑन दी बेसिस ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, वो काम करेगा। मतलब सैम्पलिंग का मतलब हो गया वो सारे ट्रांजेक्शन चेक नहीं करेगा। अगर किसी दिन 100 ट्रांजेक्शन हुए तो 100 में से उसने 5 या 7 या 8 या 9 या 10, जैसा भी उसको लगता है, वो एक सैंपल साइज डिसाइड करेगा और सिर्फ उसमें से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे उसको चेक करेगा, बाकी सारे ट्रांजेक्शन को चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो आप सारे ट्रांजेक्शन चेक नहीं करते हो, तो हम क्या सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन हमने चेक किए वो हो सकते हैं सही है, उसके बेसिस पे ही बोल दें कि बाकी बचे हुए सारे ट्रांजेक्शन भी सही है, उनमें भी कोई गलती नहीं है? ये हम बोल सकते हैं? बोल सकते नो। हैं? नहीं सर, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि सैम्पलिंग सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटिव होती है, वो देती है, इंडिकेट करती है कि हाँ भाई चलो 9 में से 10 में से अगर एक गलत है तो बाकियों में भी हो सकता है ज्यादा गलतियां, हो सकता है गलतियां नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। तो दिस बीइंग द रीजन, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट कि भाई आप 100% गारंटी नहीं कर सकते। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। यस सर। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दैट इज हाई कॉस्ट ऑफ बर्डन, पैसा बहुत खर्च होगा, सेलेक्टिव टेस्टिंग हम लोगों को करनी पड़ती है, सैम्पलिंग हम लोगों को करनी पड़ती है, टाइम हम लोगों के पास इनसफिशिएंट होता है, कम समय होता है, उतना ज्यादा समय हमारे पास नहीं होता है कि हम इतनी इन डेप्थ जा करके चेक करें। तो तीन तो हो गए।
नेक्स्ट हमारा इनकंक्लूसिवनेस ऑफ एविडेंसेस। देखो ये समझिए बात को कि कोई ट्रांजैक्शन अगर हुआ है, ठीक है, आपको कैसे पता, आप ऑडिट करोगे तो होगा क्या। से फॉर एग्जांपल आपने ऑडिट, आप किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं ना, तो अब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो आपको देकर के गए कि ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और इसमें से आपको सैंपल करने हैं। तो आपने सैंपल लिया और सैंपल में एक ट्रांजैक्शन आपको दिखा, ठीक है, से फॉर एग्जांपल 1 मई को, सॉरी 1 मई को परचेज की गई है फॉर 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए की परचेज करी। ये एक ट्रांजैक्शन है जो आपको दिख रहा है। अब आपको इस ट्रांजैक्शन को ऑडिट करना है, आपको ये देखना है कि ट्रांजैक्शन सही में हुआ है या नहीं हुआ। तो आप ये कैसे वेरीफाई करोगे, भाई ये तो सिर्फ बुक्स में एंट्री करी गई है। बुक्स में एंट्री करने का मतलब क्या होता है, लेजर है वो तो एंट्री कर रखी है, इट इज जस्ट एक पेन पेपर लो और एंट्री कर दो। ये ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं हुआ, एज अ ऑडिटर इफ यू वांट टू वेरीफाई, हाउ विल यू वेरीफाई दिस ट्रांजैक्शन दैट इट एक्चुअली हैपेंड और नॉट हैपेंड। यू विल आस्क फॉर द एविडेंस। आप सबूत मांगेंगे अपने क्लाइंट से कि हाँ मुझे सबूत लाके दीजिए, मुझे एविडेंस लाके दीजिए, ठीक है, मैं ये देखूंगा कि भी ये ट्रांजैक्शन हुआ है। आप मांगेंगे एविडेंसेस, यस और नो, Yes, है ना। sir. यू विल आस्क फॉर द एविडेंस। अब आपके पास एविडेंसेस क्या अवेलेबल होंगे, क्या आपके क्लाइंट आपको एविडेंस दे सकता है परचेज करने के पीछे क्या होगा, आप सोचो कि भी क्या एविडेंस लाके दे देगा आपको, ये बताइए। Sir, bill. बिल्स लाके दे देगा कि ये बिल्स हैं, देखो एक्चुअली में ऐसे 50 लाख रुपए की हमने कोई परचेज करी है, ठीक है, बिल्स लाके दे देगा। इसके बियॉन्ड कोई बहुत ज्यादा आपके पास एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। देखो एविडेंस जो होते हैं, एविडेंस का भी अपना कैटेगराइजेशन है। कुछ एविडेंसेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होते हैं, उनको कंक्लूसिव एविडेंस कंसीडर हम लोग करते हैं। कुछ एविडेंस कंक्लूसिव नहीं होते, कुछ वीक एविडेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो अब जब आप ऑडिट करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन के पीछे आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। जैसे कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पढ़ा है आप लोगों ने, सबने पढ़ा डेप्रिसिएशन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। तो आप डेप्रिसिएशन, आप की एक एंट्री है हुई हुई है कि भाई आप आपके क्लाइंट ने इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो वो डेप्रिसिएशन सही चार्ज किया गया, गलत चार्ज किया गया, अब उस बात का क्या एविडेंस होगा। एक बेसिकली वो एक एस्टिमेशन है ना, वो कह रहा है कि भाई 10 साल मशीनरी चलेगी उस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। एस्टिमेशन होता है वो एक, हाँ या ना। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक बड़ा जो मेजर फैक्टर होता है वो एस्टिमेशन ही होता है, ठीक है। आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हो, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ कॉस्ट से, उसकी कॉस्ट से। एस्टिमेट लाइफ को ऑफ एसेट को हम लोग उसकी जो कॉस्ट होती है उससे डिवाइड करते हैं, हमको डेप्रिसिएशन मिलता है ना। यही है, यस और Yes. नो। Yes, sir. Yes, अब sir. इस बात का क्या एविडेंस होगा आपके पास, तो जो भी एविडेंसेस आपको वो देंगे ला करके, वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि कंक्लूड कर दे कोई फैक्ट को। कंक्लूड करने के लिए जो एविडेंस अगर इस नेचर का होता है कि उसको कंक्लूड कर दे तो उसको कंक्लूसिव एविडेंस बोलते हैं। जैसे आपकी एज एक फैक्ट है और उसको कंक्लूड करने के लिए आपसे अगर कोई एविडेंस मांगता है तो आप क्या एविडेंस दोगे, क्या सबूत है आपकी एज का आपके पास। Birth certificate. बर्थ सर्टिफिकेट और आपकी 10th की Aadhaar मार्कशीट, card. हाँ। नाउ दिस फैक्ट, अगर आपके पास आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है या 10th की मार्कशीट है, आपकी एज प्रूव्ड है, ठीक है, ये फैक्ट प्रूव हो गया, इसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते। तो ये जो एविडेंस है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये कंक्लूसिव एविडेंस की कैटेगरी में आता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। लेकिन जब हम ऑडिट करेंगे और ऑडिट में इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के लिए इस नेचर का, इस कैटेगरी का, इस लेवल का एविडेंस अवेलेबल नहीं है। आपको जो एविडेंसेस अवेलेबल है वो वीक एविडेंसेस हैं। इनवॉइसेस फर्जी हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकते हैं, फेक हो सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन को 100% करेक्ट नहीं माना जा सकता क्योंकि वो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। आप कह रहे हो कि मशीनरी 10 साल चलेगी, हो सकता है वो 15 साल चले। तो जो भी एविडेंसेस ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए वो कंक्लूसिव नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकंक्लूसिव एविडेंसेस है, वीक एविडेंसेस है। उनके बेसिस पर हम 100% गारंटी नहीं दे सकते कि ये ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से सही है। आया समझ में, क्लियर यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो अगर एविडेंसेस आपके पास ऐसे होते हैं ना कि जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे मैंने देखा कि मेरे पास हर चीज का एविडेंस उस लेवल का है, जैसे आपका सर्टिफिकेट ऑफ एज जो है, ठीक है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है उस लेवल का स्ट्रॉन्गनेस अगर वो रखता है, उस लेवल की ऑथेंटिसिटी वो रखता है, तो मैं भी बड़ा चौड़ में कहता कि नहीं भी मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किए हैं और ये पूरी तरीके से सही है। लेकिन एविडेंस उसने मिलने भी तो चाहिए।
उस लेवल के एविडेंस नहीं मिलेंगे तो कैसे हम लोग बोलेंगे ये चीज, है ना। मुझे डर है इस बात का, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जो एविडेंस देखे हैं वो एविडेंस कंक्लूड नहीं करते कोई भी फैक्ट, वो बस एक डायरेक्शन देते हैं, हमको एक इंडिकेशन देते हैं ये सही हो सकता है, वो पूरी तरीके से उसको कंक्लूड नहीं करते चीज को। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. सिमिलरली दी अनदर लिमिटेशन इज दी एस्टिमेशन। देखो आपकी अकाउंटिंग एस्टिमेशन बेस्ड है, वैसे आपको ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अकाउंटिंग एस्टिमेशन बेस्ड होती है। आप अकाउंट्स पढ़ के आए हो, 11th में आपने पढ़ा या 12th में आपने अकाउंट्स पढ़ा, तो क्या आप मुझे इस बात का एग्जांपल दे सकते हो कि हाँ सर अकाउंटिंग एस्टिमेशन बेस्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें सिर्फ हम एस्टिमेशन की बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं? बताओ भाई, करते हैं हम लोग, नहीं करते ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या sir. क्या है एग्जांपल बताओ, चलो फिर जल्दी। नहीं पता किसी को? एग्जांपल भी तो दो। चलो मैं बताता हूँ एग्जांपल सर। एग्जांपल है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाना है। आपने सीखा है अकाउंट्स में हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाते हैं, है ना। Yes, sir. अब बैड डेब्ट्स के लिए जो प्रोविजन बनाया, इज इट एक्चुअल बैड डेब्ट और इट इज ओनली एन एस्टिमेशन फॉर द फ्यूचर बैड डेब्ट्स? व्हाट इट इज? Estimation. इट इज ओनली एन एस्टिमेशन। आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपका पैसा खा जाएंगे और नहीं देंगे, ठीक है, तो वो जो लोग आपका पैसा खा जाएंगे ना, उसका एक एस्टिमेशन आप करते हो। आपको लगता है हर साल 5% लोग ऐसे हैं जो मेरा पैसा मुझे रीपे नहीं करेंगे, मेरे से गुड्स खरीदेंगे, उधार में लेंगे, लेकिन वापस नहीं करेंगे, मुझे उसका पैसा नहीं देंगे, डूब जाएगा मेरा पैसा। तो उसका मेरा एस्टिमेशन है 5% का, 7% का। तो दिस इज ओनली एन एस्टिमेशन, ये एक्चुअली में हुआ नहीं है। क्या एज अ इन कैपेसिटी आप ऑडिटर हो, आपके क्लाइंट ने एक एस्टिमेशन लिया कि भाई उसको ऐसा लगता है कि 5%, 7% उसको उसके लोग पैसा खा जाएंगे, क्या ये एस्टिमेशन 100% करेक्ट है? इस बात को आप वेरीफाई कर सकते हो क्या? कर सकते हैं इसको वेरीफाई आप? No, sir. नहीं कर सकते हम लोग ऐसा, क्योंकि ये इट इज डिपेंड अपॉन द फ्यूचर इवेंट। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो। फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, भविष्य में तो जाकर के ना आप देख सकते हो ना मैं देख सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई, बिकॉज अकाउंटिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे एस्टिमेशंस की बेसिस पर रिकॉर्डिंग करी जाती है, आप ये नहीं कह सकते कि ये सब चीजें 100% करेक्ट है। आ गया भाई समझ में? क्लियर है लिमिटेशन ऑफ ऑडिट? Yes, sir. ठीक है। एंड द लास्ट, अल्टीमेटली आपकी पूरी ऑडिट इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि आपका क्लाइंट आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। से फॉर एग्जांपल आप लोग मार्केट जाते हो, आप लोग सामान खरीदते हो, कई बार आप लोगों को बिल दिया जाता है सामान खरीदने का, कई बार नहीं दिया जाता, होता है ऐसा? जैसा Yes, sir. तो जब आप ये सोचिए कि जब आप किसी जगह से कोई सामान खरीदो, उसका बिल उसने आपको नहीं दिया, तो इसका मतलब उस ट्रांजेक्शन को कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। तो जब वो बिजनेसमैन ऑडिटर के पास जाएगा, तो जो ट्रांजैक्शन उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है, उसकी ऑडिट कैसे होगी? उसकी ऑडिट होना पॉसिबल है? ये बताओ, No, sir. पॉसिबल है उस ट्रांजैक्शन की ऑडिट होना जो ट्रांजैक्शन कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है, जिसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुई है ना? वो ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से ऑडिटर से छुपा लिया गया है। क्लाइंट बिजनेसमैन बोल रहा है मैंने तो इस साल सिर्फ 60 लाख का बिजनेस किया, एक्चुअली में उसने 1 करोड़ का बिजनेस किया, 40 लाख के ट्रांजेक्शन उसने रिकॉर्ड ही नहीं किए, ठीक है। आया कोई सामान खरीदने, उसको बेच दिया, पैसे रख लिए, बात खत्म। 60 लाख का सामान उसने जो बेचा उसको उसने रिकॉर्ड किया, उसको टैक्स बचाना था, वो गया ऑडिटर के पास, उसने सारे डॉक्यूमेंट उसको प्रोड्यूस कर दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट दे दी, सब दे दिया, ऑडिटर के सामने 60 लाख का रिकॉर्ड है, तो उसने ऑडिट कर लिया, वो कह रहा है ठीक है। लेकिन क्या ये बात गारंटी से वो कह सकता है कि नहीं भाई एक्चुअली ये बिजनेसमैन मेरे पास आया था, इसने 60 लाख का ही बिजनेस किया है, इसने एक पैसे के ऊपर का बिजनेस नहीं किया? क्या आप कह सकते हो ये चीज? गारंटी कर सकते हो आप ये? नहीं कर सकते. नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि आपके सामने वो रिकॉर्ड, तो आप कैसे बोलोगे? हो सकता है कि उसने आपको डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया हो, तो आप उस चीज को ऑडिट कैसे करेंगे? तो अल्टीमेटली दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट, यू कैन नॉट गारंटी 100% करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू द रीजन that whatever you are auditing, it is based on certain information that has been provided by the management. आ गया भाई समझ में? क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। सो क्या क्या हमारी लिमिटेशंस हो गई? दैट वी डू नॉट हैव द सफिशिएंट टाइम टू ऑडिट ऑल द ट्रांजैक्शन, ठीक है, इट विल गोइंग टू कॉस्ट
it will create a burden of cost, and it is based on sampling also. एक second, no. It is based on test check. The evidence available are inconclusive in nature. They do not conclude the fact, and the accounting is based on estimation. It is heavily based on the estimation, and we cannot guarantee some estimation कि हाँ भाई ये ठीक होगा 100. And जो भी information आपको provide करी गई है, it is ultimately provided by the management. Clear है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? Yes or no? Yes, sir. ठीक है, दो तरह की ऑडिट आपकी होती है, एक कंपलसरी ऑडिट होती है, एक वॉलंटरी ऑडिट होती है. ठीक है, कोई भी ऑडिट विच इज रिक्वायर्ड अंडर लॉ, तो जैसे कि अगर इंडिया में रह रहे हो, कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, तो कंपनीज एक्ट 2013 कहती है कि आपको ऑडिट करानी ही पड़ेगी. ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं उसको हम लोग, क्योंकि इट इज प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट, है ना, इट इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ. तो कानून कह रहा है कि ऑडिट कराना पड़ेगा, तो वो ऑडिट आप अपनी इच्छा से छोड़ नहीं सकते कि नहीं कराएंगे तो काम चल जाएगा, उसको कंपलसरी ऑडिट बोलते हैं. इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ. सिंपल है, समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो कोई भी कंपनी है, कोई बैंक है, टैक्स ऑडिट्स होती हैं कि भाई आपका एक अमाउंट से ज्यादा का अगर टर्नओवर है तो फिर जरूरी है आपको ऑडिट कराना. ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इतने बड़े साइज के नहीं होते, छोटे बिजनेसेस होते हैं, माइक्रो होते हैं, स्मॉल होते हैं, मीडियम होते हैं, उनका टर्नओवर भी बहुत कम होता है, तो उनको लॉ ने एग्जाम कर दिया है, क्योंकि उनके लिए ऑडिट का इतना कोई खास फायदा होता नहीं है. जितना ऑडिट से इंटरप्शन होगा, जितनी कॉस्ट आएगी, उतना बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा. ठीक है, से फॉर एग्जांपल कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहा है, छोटा सा बिजनेस है, 10 15 20 25 लाख रुपए साल के करता है टर्नओवर, तो उसको ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है. लेकिन अगर वो चाहे तो अपनी ऑडिट करा सकता है, उसको कोई रोक नहीं है. तो उस तरह की ऑडिट जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, एज अ बिजनेसमैन आप अपनी इच्छा से बेनिफिट्स को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप ऑडिट करा रहे हो, उसको वॉलंटरी ऑडिट कहते हैं. आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सबको आगे अच्छे से दिस वाला ऑल अबाउट ऑडिट अभी के लिए, क्योंकि गैट का एक छोटा सा पेपर आपका होना है जो कि इसी में से पूछा जाएगा आपसे. ठीक है, और उसके बाद जब आप गैट क्लियर करके और अपने ईसीसी की जर्नी चालू करेंगे, तब ऑडिट का पेपर आएगा, तब हम लोग डिटेल में आपसे इसके बारे में बात करेंगे. सब्जेक्ट में काफी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए. तो दिस इज ऑल आई हैव टू से अबाउट द ऑडिट. जो मेरे को बोलना था, जो बताना था, वो बता दो. आप लोगों का वो डाउट हो तो बता दीजिए. रेहान, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ कह तो रहे हो शायद. No, sir. हाँ, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको समझ में आ गया आज की क्लास में? Yes, sir. Yes, चलिए sir. ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, मैम को भी दे देंगे, तो उनसे आप मांग लेना अगर जरूरत पड़े तो. ठीक है, और उनसे शेड्यूल लेना कि सर हमारा मैम हमारा गैट का पेपर कब होगा, जो भी होगा अकॉर्डिंगली. ठीक है भाई, तो Yes. मुझे आप लोग परमिशन दीजिए. बाय, गुड नाइट. Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट. Good night, sir. गुड नाइट.